शादी या सौदा। एक कमरे के किंग साइज बेड पर दुल्हन के लिबास में पड़ी लड़की कनिशा बड़ी ही देर से सुबक रही थी। उसके आंसुओं से बेडशीट का वो हिस्सा पूरी तरह गिला हो चुका था, जिस जगह उसके आंसू बिना रुके गिरे जा रहे थे। ठीक उसी पल कमरे का दरवाजा खुला और सफेद शेरवानी पहने एक दिल लुभावन सुंदर चेहरे वाला शख्स ईशांक अंदर दाखिल हो गया। उसकी आंखें गुस्से से फैली हुई थी और माथे पर पड़ी बल उसके तनाव को साफ जाहिर कर रही थी। कमरे का माहौल मौत की तरह शांत और उदासी से भरा हुआ था। उस कनीशा के धीमे धीमे सुबकने की आवाज पूरे कमरे में एक अलग तरह की गमगीन भावना पैदा कर चुकी थी, जो सामने खड़े ईशान के जबरदस्ती दबाए गुस्से को और अधिक भड़का गई, जिससे वो लगभग उस रोती कनीशा पर झपट पड़ा और उसकी कलाई को पकड़कर बेड पर सीधा बैठाते हुए कर्कश सी आवाज में बोला, तो आखिरकार तुमने अपनी जात की असली रंग दिखा ही दिया। बताओ, अपने आप को मुझे सौंपने के लिए क्या कीमत चाहती हो तुम? कनिशा की आंखों में तकलीफों से जूझने का मंजर आंसुओं के गिरते कतार में बहे जा रहा था, जिस पर गुस्से में भड़के उस लड़के को जरा भी तरस न आए, और उसने एक बार फिर उसकी कलाई को मोड़कर पीठ पर लगा दिया। दर्द से कराहते हुए लड़की ने अपने चेहरे को ऊपर उठाया तो देखा सामने खड़ा लड़का गुस्से से कांप रहा था, और उसके अंदर दया की कोई भावना नजर नहीं आ रहा थी। दुल्हन के लिबास में बिलखती कनिशा का मेकअप पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। उसके काजल आंखों के चारों ओर पसर चुके थे। होंठों पर दर्द की आह के अलावा कोई सुर्खी नजर नहीं आ रही थी। बालों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने कब से उसने उसमें कंघी ना किया था। उसके लबों से सिसकी भरने के अलावा जब कोई आवाज ना निकली तो लड़के ने उसके जबड़े को अपने दूसरे हाथ से पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। औरत की हर एक जात की तरह तुम भी सिर्फ पैसों के लिए बिक सकती हो, तो आखिर सुबह से उतना नाटक क्यों किया? मैं कोई नाटक नहीं कर रही थी। रोने के बीच में कनीशा ने टूटे मन से खुद को किसी तरह बोलने पर मजबूर किया, जिस पर ईशांक और अधिक कर्कश और गहरी आवाज में बोला, नाटक नहीं कर रही थी। ऐसा कहते हुए वो हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी उसके गुस्से से भी ज्यादा भयानक महसूस हो रही थी। हालांकि जब उसने अपनी हंसी खत्म की वो एक बार फिर गंभीरता के उसी हाव भाव में लौट आया और अगले ही पल उसके जबड़े को छोड़ते हुए कहने लगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तुम पर इसे बर्बाद करूं। इसलिए अपनी कीमत बोलो और मुझसे साल भर के लिए शादी करो, वो भी सिर्फ विक्रम को दिखाने के लिए। उसके बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर में मेरी पत्नी बन के रहोगी। मैं इन सब के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे डॉट डॉट कहते कहते उसकी आवाज रोने की सिसकियों में ही कहीं खो गई। कहीं ना कहीं वो जानती थी कि आज जिस समझौते को वो करने जा रही है, वो उसकी जिंदगी में सिवाय तकलीफों के कुछ नहीं देगा। फिर भी वो ये करने के लिए मजबूर थी। अगर वो उससे पैसे ना लेती तो डॉट डॉट उसके डैड सड़क पर आ जाते और ऐसा भी हो सकता था कि उन्हें कुछ सालों के लिए जेल भी जाना पड़ता। इसलिए उसने खुद को मेंटली स्ट्रॉक किया और कांपती आवाज में अपनी बात रख दी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे डैड की कंपनी के शेयर्स खरीद कर उन्हें वापस कर दे और उनका टैक्स भी पे कर दे। इसके बाद आप जो कुछ चाहे मैं करूंगी, प्लीज मेरे डैड की हेल्प कर दे। कहते हुए कनिशा आवाज के साथ रोने लगी। इधर ईशान को उसकी उतनी बड़ी कीमत पर कोई हैरानी ना हुई। उसने अपनी पलकों को उठाकर कमरे के दीवार पर टंगी घड़ी में वक्त देखा और कनिशा को कलाई से पकड़कर खींचते हुए बेड से घसीट कर उतार दिया। उस भरी भरकम लहंगे को पहने कनिशा संभल ना सके और गिरने लगी, जिस पर ईशांत ने कोई प्रतिक्रिया ना किया और अपनी मर्जी के अनुसार उसे वैसे ही खींचते हुए कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। हालांकि दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसे ना जाने क्या याद आया, लेकिन वो रुक गया। डॉट 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 उसने कनिशा की कलाई छोड़ दी और कमरे से ही लगे हुए चेंजिंग रूम की ओर बढ़ गया। कमरे और चेंजिंग रूम के बीच एक बड़ा सा कांच का दरवाजा था, जिसमें से इंसान के शरीर का अक्ष तो दिखाई देता था, पर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। चूंकि कनिशा पहले ही हारे हुए मन से ईशांत देवसिंह जैसे घमंडी लड़के से शादी के लिए तैयार हुई थी, इसलिए उसे पलके उठाने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ समय बाद ईशांत अपने हाथों में एक चेक लिए चेंजिंग रूम से बाहर निकला और फर्श पर एक और गिरे अपनी दुल्हन की चुन्नी को उठा लिया। लड़की की ओर बढ़ते हुए उसने बेढंगे तरीके से उसके मुंह पर चेक फेंक दिया, जिसके बाद उसने तुरंत ही उसके सिर पर चुन्नी को रखा और उसे आगे से खींचते हुए गले तक का घूंघट बना दिया। उसकी कलाई को पकड़कर खींचने से पहले ईशांत ने वही अपनी मन की कड़वाहट को शब्दों में घोले कहने लगा, डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, एक बार शादी हो जाए फिर ये चेक उठाकर टैक्स के पैसे भर लेना। तुम्हारी डूबती कंपनी की शेयर शादी के आखिरी फेरे तक वापस तुम्हारे डैड के नाम पर कर दी जाएगी। इतना कहने के बाद ईशांत ने कनिशा को कोई मौका ना दिया कुछ कहने या अपनी किस्मत को कोसने का।
और बेतरतीबी से खींचते हुए अपने आलीशान से बंगले के कॉरिडोर में चलने लगा। लहंगे और घूंघट की वजह से कनिष्का कहाँ कदम रख रही थी, ये उसे खुद भी पता नहीं चल पा रहा था। वो बस अपने पूरे शरीर पर एक प्रबल खिंचाव महसूस करते हुए लगभग दौड़ रही थी। इस बीच कई बार उसके पैर लहंगे में फंस रहे थे, पर वो गिरते पड़ते चलने के अलावा कर भी क्या सकती थी। अभी से ठीक 18 घंटे पहले वो एक अनजाने में किए गए साइन की वजह से ईशान देवसिंह जैसे अभिमानी और मतलबी इंसान की लीगल पत्नी बन चुकी थी। फिर भी ईशान क्यों उससे फेरे लेना चाहता था, इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। अपने ही सोच में उलझे उसे ये तक खबर ना लगी कि वो कब सीढ़ियों तक खींच ली गई थी, जिसके कारण जैसे ही ईशांत ने उसे सीढ़ी से उतारा, उसका बैलेंस बुरी तरह बिगड़ गया और वो अपने ही पैरों में उलझकर ईशांत की पीठ पर गिर गई। उसके गिरने से ईशांत अपनी जगह पर रुक गया और उसके उठने का इंतजार करने लगा। हालांकि 2 बार उसके पीठ पर फिसलने के बाद आखिरकार कनिष्का सीधा खड़ा हुई, जिसके अगले पल में ही ईशांत ने उसे दोबारा खींचना शुरू कर दिया। चेक मार्क। 1 साल के लिए पत्नी। कुछ ही समय में उन दोनों की शादी के रिश्तों को खत्म कर दिया गया, और जैसा कि ईशांत को सिर्फ शादी के पूरे होने तक ही मतलब था, वो उसे छोड़कर मंडप से बाहर निकल आया, और विवेक जो काफी सालों से उसका असिस्टेंट था, उससे पंडित को बाहर तक छोड़ने को बोल खुद भी दरवाजे की ओर बढ़ गया। शादी के रस्मों के होने तक उसने किसी तरह अपनी मां रीमा और उनके दूसरे पति विक्रम मेहरा को बर्दाश्त किया था, जिन्हें उसने घर की दहलीज लांघने तक की इजाजत ना दी थी। लेकिन अब उन्हें अपने घर के आसपास देखने का उसका कोई इरादा नहीं बन था। इसलिए अपनी माँ की कोई बात सुने बिना उसने हमेशा की तरह दरवाजे को बेरहमी से उनके मुंह पर ही बंद कर दिया और मुड़कर वापस मंडप की ओर बढ़ने लगा। मंडप के करीब पहुंच उसने गद्दे पर एक बगल रखे अपने फोन को उठाया और कनिष्का की ओर बिना देखे सीढ़ियों की चल पड़ा। ठीक उसी पल कनिष्का ने अपनी कांपती आवाज की उदासी को दूर किया और बोली, डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, शादी हो जाने के बाद आपने कहा था कि मेरे डैड की कंपनी के शेयर्स आप खरीद लेंगे और उन्हें वापस भी कर देंगे। कनिष्का को कहते सुन ईशान चलते हुए अपनी जगह पर ही रुक गया। आज से 22 साल पहले उसकी माँ पैसों के लिए उसे और उसके पिता को छोड़कर चली गई थी, और आज इतने सालों के बाद जब वो एक लड़की को वापस अपने जिंदगी में ला रहा था, तब वो भी सिर्फ पैसे और अपनी जरूरत को पूरा करने के बारे में ही सोच रही थी। ऐसे में ईशान के चेहरे के भाव बिल्कुल सर्द और आंखें गुस्से से जल उठी, जिसके बाद वो खुद पर ही व्यंगता से मुस्कुराया और मुड़कर वापस कनिष्का की ओर बढ़ गया। बिना कोई वार्निंग दिए उसने उसके दोनों बाह को पकड़ा और अपने करीब खींच लिया। ईशान के इस हरकत का कनिष्का कोई तोड़ ना निकाल पाए, बल्कि उसकी अंडी फर्श से ऊपर उठ गई। अपने पंजों पर खड़ी वो कसमसाते हुए रो पड़ी, लेकिन ईशान को उसकी बाह छोड़ने के बजाय उस पर और अधिक दबाव बढ़ाने लगा, जिससे कनिष्का को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी बाह की चमड़ी को किसी ने मशीन में डाल दिया हो और बेवजह उसे दबाया जा रहा हो। डर और घबराहट से उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। उसी पल उसके कानों में ईशान की वही जानी पहचानी सी अवसादी आवाज पड़ी, जिसमें वो कह रहा था, डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, सुबह जब तुमने शादी के लिए इनकार किया था, तब तुम मुझे एक स्वाभिमानी लड़की लगी थी, जिसे सिर्फ अपनी इज्जत से प्यार था। लेकिन देखो, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम भी उन्हीं लड़कियों की तरह निकली जो पैसे के लिए अपने आप तक को बेच सकती है। और जैसा कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। तुम्हारे डैड की कंपनी उन्हें वापस मिल जाएगी, और इन सब के बदले मैंने तुम्हें तुमसे ही खरीद लिया है। इसलिए कभी भी मुझे डबल क्रॉस करने के बारे में मत सोचना। इतना कहते हुए ईशांत गुस्से की वजह से अपने आपे से बाहर होने लगा। जितना दबाव वो अपने दांतों को पिसने पर लगा रहा था, उतना ही दबाव वो कनिष्का की बाह पर भी बढ़ा रहा था, जो इतना दर्दनाक था कि मानो कनिष्का की हड्डी बस टूट ही जाएगी। आज से पहले ईशांत ने अपनी मां के अलावा किसी पर इतना गुस्सा महसूस भी नहीं किया था, इसलिए उसे पता तक ना चला कि उसके इन सभी आक्रामक हरकतों की वजह से कनिष्का किस कदर तकलीफ में है। सभी चीजों से अनजान वो कहता रहा, डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं तुम्हें 1 साल के बाद अपनी जिंदगी से बाहर कर दूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी बन के रहना होगा। पैसों के लिए किसी और के साथ कोई संबंध बनाने के बारे में पूरी तरह भूल जाना। साल भर के बाद जब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर कर दूंगा, तब तुम्हें जो भी करना होगा करते रहना, लेकिन आगे 12 महीनों में मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र सिर्फ एक समझौता है। ना मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी मानूंगा और ना ही एक पत्नी का तुम्हें कोई दर्जा ही मिलेगा। अपनी बात खत्म करने के बाद ईशांत ने उसकी बाह पर धक्का लगाते हुए उसे छोड़ दिया, जिससे कनिष्का कुछ कदम पीछे चली गई।
लेकिन उसकी चुन्नी ईशान के कलाई पर बंधी घड़ी में अटक गई और खींचते हुए उसके सिर से नीचे गिर गई, जिसके बाद कनिशा के आंसू उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आने लगे। अपने आंसुओं को ईशान के सामने बहता महसूस कर कनिशा ने अपनी दोनों हथेलियों से चेहरे को ढक लिया और उससे विपरीत मुड़कर जार जार रोने लगी। कनिशा को यूं ही रोता छोड़कर ईशान अपने कमरे में लौट गया। उसके बॉडीगार्ड भी अब तक बाहर चले गए थे, इसलिए इस लंबे चौड़े वीरान से लिविंग रूम में सिर्फ कनिशा और ईशान की छोटी बहन भव्या ही बची रह गई थी, जो ईशान से 5 साल छोटी और कनिशा की हमउम्र लग रही थी। अब तक ईशान और कनिशा की बातों को सुनने से भव्या को ये बात अच्छे से समझ में आ गया था कि उसकी हो चुकी भाभी ने शादी करने के लिए उसके भाई से पैसे डिमांड किए हैं, इसलिए उसका भाई ईशान सभी के साथ इतने गुस्से से पेश आ रहा है। पहली मीटिंग में जब भव्या ने कनिशा को देखा था तब वो उसे एकदम परफेक्ट लगी थी अपने भाई की दुल्हन बनने के लिए, लेकिन इस वक्त उसे अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। वो कनिशा को अजीब नजरों से घूरने लगी थी। वहीं कनिशा अब तक रोते हुए नीचे बैठ गई चुकी थी। उसके समीप पहुंच भव्या उसके ठीक सामने बैठ गई और व्यंगता करते हुए बोली, तुमने अपने ही शादी का सौदा किया है। आखिर किस तरह की लड़की हो तुम? मुझे लगा था कि तुम भाई की नफरत खत्म करोगी, लेकिन तुमने तो उनके अंदर और ज्यादा जहर घोल दिया। आखिर तुम लड़कियों को इतने पैसों की कहाँ जरूरत पड़ जाती है? मैं भी एक लड़की हूँ, लेकिन मुझे तो कभी इतने सारे पैसों की जरूरत नहीं पड़ी। ईशान के गरजने के बाद एक लड़की की आवाज सुन कनिशा ने अपना सिर उठाया तो देखा उसके सामने एक 20-22 साल की लड़की बैठी थी। उसने शरीर में वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ था और चेहरे पर घृणा की भावना लिए उसे ही देख रही थी। नजरें मिलने पर उसने एक पल बाद अपना सिर वापस झुका लिया और दबी सी आवाज में बोली, इंसान अपने हालातों के आगे मजबूर हो जाता है और मुझ जैसे हालात तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आए, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि एक आज़ाद लड़की को पैसों की जरूरत कैसे पड़ जाती है। चेक मार्क अपवर्ड ट्रेंड। कनिशा को मिला तिरस्कार। कनिशा के आंसू, उसके शब्द इस वक्त इतनी वेदना और सच्चाई के साथ निकल रहे थे कि कुछ पलों के लिए भव्या स्तब्ध रह गई। उसने होंठ में कुछ और भी बातें अटकी हुई थी, लेकिन कनिशा की हालत देखते हुए उसने अपने शब्दों को बाहर ना निकाला और चुपचाप वहां से उठकर एंट्रेंस की ओर चली गई। हालांकि जब वो दरवाजे को खोल बाहर निकलने लगी तब उसने एक बार फिर मुड़कर कनिशा को देखा और कहने लगी, वैसे तो मैं तुम्हें ये कभी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन हो सके तो कुछ देर के लिए भाई की नजरों से दूर ही जाना। इस तरह उनका गुस्सा जल्दी शांत होने की संभावना रहता है। इतना कह वो वहां से चली गई। उसके जाने से ईशान का इतना बड़ा मेंशन पूरी तरह सन्नाटे में डूब गया। घर की देखभाल करने वाला सर्वेंट हलील भी ना जाने कहाँ चला गया था, जिसके कारण ईशान के साथ अकेले घर में होना कनिशा के दिल में एक अनकहे खौफ को पैदा करने लगा था। उसके सुबकने की आवाज लिविंग रूम के हर एक कोने में बसने सी लगी थी, लेकिन कुछ पलों के बाद उसकी आवाज शांत होने लगी और वो वही मंडप में लगे गद्दे पर धीरे धीरे करवट कर लेट गई। उसने अपने शरीर की असामान्य रूप से समेट लिया। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दिए और वो एक बार फिर घबरा कर उठ बैठी। थोड़ा संकोचते हुए उसने अपनी पलकें उठाई तो देखा वहां एक 55 वर्षीय आदमी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। उसके व्हीलचेयर के पीछे हलील भी खड़ा था, जो शायद उनके व्हीलचेयर को धक्का देकर चला रहा था। उस आदमी से कोई जान पहचान न होने की वजह से कनिशा ने खुद को मंडप बने आर्टिफिशियल पिलर के पीछे छुपा लिया और वहीं से झांकते हुए सब कुछ देखने लगी। इधर उस व्हील चेयर पर बैठे आदमी को लिविंग रूम के बीचों बीच छोड़कर हलील भागते हुए ईशान के कमरे में गया और कुछ पलों के बाद ईशान के साथ लौटा। अब तक ईशान ने अपने सफेद शेरवानी को बदलकर काले रंग का शर्ट और खाकी रंग के पैंट को पहन लिया था। उसके बाल गीले थे और उसने उन्हें हर दिन की तरह सेट भी नहीं किया था। पैरों में आम सा स्लीपर्स डाले वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसी पल अचानक न जाने कैसे उसकी नजर पिलर के पीछे छुपी कनिशा के ऊपर पड़ गया। हालांकि उसे देखने के बाद भी ईशान ने उसे अनदेखा कर दिया और लिविंग के बीचों बीच पहुंचकर उस आदमी से बोला, डैड, आपका सफर कैसा रहा? ईशान के सवाल के जवाब में उसके पिता ने गहरी सांस भरी और ईशान की ओर गुस्से से घूरते हुए बोला, यहाँ आते हुए बाहर मेरी मुलाकात विक्रम और रीमा से हुई थी, और जानते हो विक्रम ने किस तरह के लहजे में बात की मुझसे? अपने ही बेटे की शादी के बारे में जानकारी ना होने पर गैरों से मुझे आपकी शादी की बात पता चला। इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है? डैड, मैंने कोई प्लानिंग करके शादी नहीं की है, ये सब कुछ अचानक हुआ है, ईशान ने जवाब दिया। फिर भी मुझे पता होना चाहिए था, ईशान के पिता ने बेरुखी से कहा।
जिस पर ईशान उनके सामने घुटने के बल बैठ गया और उनके ठंडे हथेलियों पर हाथ रखते हुए कहने लगा, डैड, मुझे इस शादी। वो इतना ही कह पाया था कि तभी ईशान के डैड ने उसकी बातों का बीच में ही कटाक्ष करते हुए कहा, भव्या ने बताया कि शादी के बदले उस लड़की ने आपसे पैसे लिए हैं, क्या ये सच है? ईशान उनके इस सवाल से थोड़ा शॉक हो गया। कुछ पलों तक वो सोचने लगा कि आखिर उसके और कनिष्का के बीच हुई डील के बारे में भव्या कैसे जान गई थी। तब जाकर उसे याद आया कि शादी के बाद जब वो उस पर चिल्ला रहा था तब भव्या घर में ही थी और तभी उसने सब कुछ सुन लिया होगा। पर वो अपने डैड या किसी को भी इस बारे में पता नहीं लगने देना चाहता था, इसलिए वो अपना सिर ना में हिलाने ही वाला था कि तभी उसके डैड ने एक बार फिर कहा, आपने अपनी जिंदगी में एक ऐसी लड़की को जगह दे दी जो पैसों की भूखी है। ऐसी औरतें दौलत के लिए कुछ भी कर सकती हैं, किसी दूसरे के घर के साथ साथ अपने घर को भी तोड़ सकती हैं। भले ही आज वो आपके मकसद को पूरा करने का जरिए बनी हो, लेकिन याद रखिएगा एक दिन वो ही लड़की आपके दिल को तोड़ कर रख देगी। आप भी उसी हालत से लड़ने लगेंगे जिन हालातों से मैं लड़ता आया हूँ पिछले 22 सालों से। नहीं डैड, मैं ऐसा मौका किसी को नहीं दूंगा। इस पूरी दुनिया में मुझे कोई भी नहीं तोड़ सकता। कहते हुए ईशान की आंखें ठंडे सितारे के समान बेजान और वीरान सी हो गई। वो पहले ही अपने अनचाही शादी की वजह से परेशान था, इसलिए उसके पिता ने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया और हलील को कमरे में ले चलने का इशारा कर दिया। हलील को आगे बढ़ता देख ईशांक ने उसे वहीं रोक दिया और खुद व्हीलचेयर को धक्का देते हुए सीढ़ी से लगे कमरे की ओर चला गया। कुछ समय बाद हलील भी वहां से किचन की ओर बढ़ गया और कनिष्का वही पिलर से लगी ईशांक के डैड की बातों के बारे में सोचने लगी। कल तक की एक स्वाभिमानी लड़की को आज सब पैसों के लिए बिकने वाली लड़की समझ रहे थे, जिससे वो शादी के बंधन में बंधी थी। उसके साथ साथ उसके परिवार का हर एक सदस्य उससे नफरत करता था। उसे घर तोड़ने वाली लड़की से लेकर ना जाने और क्या क्या कह दिया गया था अब तक। ये बात उसे अंदर ही अंदर खाने लगी थी, जिससे उसकी पलकें एक बार फिर से भींगनी शुरू हो गई। तभी अचानक उसके दिमाग में अपने डैड का ख्याल आया जो टैक्स ना भरने की वजह से कस्टडी में ले लिए गए थे। अपनी परेशानियों के बीच वो उन्हें तो बिल्कुल भूल ही गई थी, लेकिन जैसे ही उसे ये याद आया वो बिना ईशांक की परवाह किए उस कमरे की ओर दौड़ी जहां ईशांक का दिया हुआ ब्लैंक चेक गिरा था। कमरे में पहुंच उसने ब्लैंक चेक उठाए और दौड़ते हुए सीढ़ियों से उतरकर घर के बाहर निकाल गई। सड़क पर टैक्सी रोकने के क्रम में उसने कई सारे लोगों की नजरों को अपने ऊपर ही घूमता हुआ महसूस किया। तभी कहीं जाकर उसका ध्यान अपनी बदन की ओर गया। उसके शरीर पर चुन्नू नहीं था, जिसकी वजह से उसकी गोरी पतली कमर के साथ साथ उसकी कॉलरबोन भी एक्सपोज हो रही थी, जो शायद सभी के आकर्षण का केंद्र बन गया था। लेकिन वो अंदर जाकर चुन्नी वापस भी नहीं ला सकती था, क्योंकि उसे इस बात का डर सता रहा था कि अगर ईशांक ने उसे पकड़ लिया तो उसे बाहर निकलने में काफी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उसने चुपचाप सभी की नजरों को इग्नोर कर दिया और एक ऑटो को रोककर उसमें बैठ गई। ऑटो वाला भी बार बार कनिष्का के जिस्म को देखने के चक्कर में पीछे मुड़ जा रहा था, जिस पर कनिष्का का मन खींचने सा लगा और उसने अपनी सैंडल उतारकर उसके सिर पर किसी बंदूक की तरह रख दिया। जिसके बाद वो उसे फटकारते हुए बोली, सीधे से आगे देखकर ऑटो चलाओ, वरना इसी हिल से खोपड़ी में छेद कर दूंगी। कनिष्का की धमकी सुनते हुए उस ऑटो ड्राइवर ने ठहाका मारकर हंसने लगा और फिर अपनी हंसी को कम करते हुए बोला, अरे मैडम, आप ऐसे बाहर निकलोगी तो लोग देखेंगे ही, दुनिया ऐसी ही है। इतनी ही फिक्र थी खुद को धक्के क्यों नहीं निकली? ऑटो रोको। उसकी बातों से परेशान होकर कनिष्का एकदम से चिल्लाई। हालांकि उसकी मंजिल भी आ गई थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ऑटो वाले को पैसे देती, इसलिए उसने अपने हिल को उसके सिर के ऊपर उठा लिया, जिससे डर के ड्राइवर ने ऑटो को सड़क के एक किनारे रोक दिया और फिर कनिष्का बाहर निकल गई, अपने दूसरी सैंडल को भी हाथ में निकालते हुए। उसके उतरते ही ऑटो ड्राइवर खुद में ही बुदबुदिया, एक तो खुद ऐसे सड़क पर निकल आई हैं और हमें दोषी बना रही हैं, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, बेशर्म कहीं की। टैक्सी के दूर निकालने के कारण कनिष्का ने अपने मुंह में आए अपशब्दों को जैसे घोट लिया और थोड़ी देर बाद वो पीछे मुड़ी तो उसके सामने एक बड़ा सा बंगला था। ये बंगला ईशांक के मेंशन से किसी भी तरह से कम नहीं था। उसके बड़े से लोहे के गेट के समीप दीवार पर एक नेम बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर बड़े और साफ अक्षरों में 3 शब्द लिखे हुए थे, हसिका रेड्डी हाउस। वो उसका अपना घर था, फिर भी उसके अंदर दाखिल होने से पहले उसके कदम काफी देर तक वहीं जमे से रह गए थे। 2 साल पहले जब वो यहाँ से अपनी सौतेली बहन मानविका की वजह से धक्के मार के निकाल दी गई थी, तब से उसने इस घर में एक बार भी कदम नहीं रखा था। जब भी वो उदास होती तो अपने डैड को हॉस्टल में ही मिलने को बुला लिया करती थी,
लेकिन आज पिता के प्रति उसके प्यार ने उसे यहाँ तक खींच लिया था। यहाँ आने से कनिषा का परेशान मन और अधिक उदास और पुरानी यादों को याद करने की वजह से बैठ गया। सुबह से रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थी और सिंदूर उसके माथे पर फैला हुआ था, जिसे उसने अपने लहंगे से उठाकर साफ करना चाहा, फिर भी वो पूरी तरह साफ नहीं हुआ और थक कर उसने खुद को ये करने से रोक लिया। गहरी और लंबी सांसें भरते हुए उसने खुद को हिम्मत दिया और दरवाजे को धक्का देकर खोलने लगी। एक दो कोशिश में ही लोहे का गेट खुल गया और वो बगीचे के बीच बने रास्ते पर दौड़ते हुए घर के एंट्रेंस तक पहुंच गई। उसने बिना सोचे दरवाजे पर अपना हाथ पीटना शुरू किया ही था कि तभी अंदर से किसी ने दरवाजा खोल दिया। वहां एक 40-45 साल की औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर पति के जेल जाने की एक भी सिकन नजर नहीं आ रही थी। इनफैक्ट उसने हाथों में रेड वाइन का गिलास पकड़ा हुआ था और अंदर से कुछ औरतों के हंसने बोलने की आवाज आ रही थी, जिसे सुन कनिषा को ये समझने में एक पल भी ना लगा कि अंदर कोई पार्टी चल रही है। अपनी मां द्वारा बसाए इस घर को हंसिका ने पार्टी और जुआ खेलने का अड्डा बना लिया था, जिस पर कनिषा को काफी गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने आप को शांत किया और बोली, मुझे डैड के ऑफिशियल वर्क के सारे पेपर्स चाहिए। इधर कनिषा को दरवाजे पर देख हंसिका, सौतेली माँ, की आंखें चौड़ी हो गई थी और वो उसे फिर से यहाँ से जाने को कहने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र कनिषा के माथे की सिंदूर और उसके मंगलसूत्र पर पड़ी, जिससे उसने झपटते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और मरोड़ते हुए बोली, किससे शादी की है तुमने? अब तक मेरी बेटी का हाथ पीला नहीं हुआ और तू दुल्हन के जोड़े में यहाँ मटकने आ गई। किस कमीने ने तुझ जैसी बदतमीज और चरित्रहीन लड़की से शादी की है? हाथ को मरोड़ने से कनिषा दर्द से झटपटा उठी और उससे आग्रह करते हुए बोली, माँ, हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है। दर्द हो रहे हैं? कुतिया की बच्ची, लेकिन मैंने इसीलिए तो हाथ मोड़ा है ताकि तुम्हें दर्द में देख सकूं। बता किसके साथ स्वांग रचा के आए हैं? दांत पीसते हुए हंसिका लगातार चिल्लाए जा रही थी, जिसे सुन एक लड़की घर के दरवाजे तक आई। देखने में वो जवान और खूबसूरत थी। चेहरे पर मेकअप और शरीर में रेड मिनी ड्रेस उसके खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। उसे देखते ही कनिषा ने उससे कहा, मानविका, माँ से कहना ये मुझे छोड़ दे और डैड के ऑफिशियल पेपर दे दे ताकि मैं उनका टैक्स चुका सकूं। कनिषा का बात खत्म होते ही मानविका, जो अब तक गंभीरता से खड़ी थी, एकाएक हंसने लगी और बोली, तुम चुकाओगी डैड का टैक्स? आखिर 53 लाख लाओगी कहाँ से? और तुमसे शादी किसने कर ली? कोई तुम्हारी तरह ही बेवकूफ होगा जिसने तुमसे शादी करने का रिस्क उठाया होगा। खैर, तुम यहीं रुको, मैं अभी डैड के पेपर्स देती हूँ, फिर खुद के शरीर को बेचकर उनका टैक्स चुका देना। ऐसा कहते हुए वो अजीब तरीके से हंसी और फिर घर के अंदर चली गई, लेकिन हंसिका ने अभी भी उसकी कलाई को मोड़ रखा था और बस बेवजह उसे दबाते जा रही थी। 5 मिनट बाद जब मानविका पेपर लेकर आई, तब उसे हाथ में देने के बजाय कनिषा के ऊपर फेंक दिया, जिसके बाद दोनों माँ बेटी ने उसे धक्का दिया और अंदर जाकर दरवाजे की उसके मुंह पर ही बंद कर दिया। उनके ऐसे बर्ताव से कनिषा को दुख हुआ, लेकिन जैसा कि वो अपनी माँ और बहन के इस रवैये की 19 सालों से आदी थी, इसलिए उसके आंखों से एक कतरा आंसू ना गिरा और वो नीचे बैठकर सभी पेपर्स को जमा करने लगी। अंडरस्को सभी डॉक्यूमेंट और टैक्स भरने की कार्यवाही करने में कनिषा को काफी वक्त लग गया। दिन भर वो कड़ी धूप में कभी कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट तो कभी पुलिस स्टेशन का चक्कर लगती रही और आखिर में उसने हर एक चीज को सुलझा लिया। जिसके बाद जब वो अपने डैड मिलने गई, तब तक रात के 8 बज चुके थे और उसे पता चला कि दिन में उसके डैड की हार्ट अटैक आया था, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। वहां से भागते हुए वो हॉस्पिटल गई तो काउंटर पर उसे पेशेंट की हालत काफी सीरियस बताई गई और जल्द से जल्द ऑपरेशन कराने को कहा गया। जिसके बाद उसने काउंटर से ही एक फ़ोन लेकर अपनी मां हंसिका को कॉल लगा दिया, लेकिन उसकी मां ने उसकी बात सुनने के बाद सिवाय हंसने और उसकी हालातों का मजाक बनाने के अलावा कुछ भी ना कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अंडरस्को इधर कनिषा के बिना बताए भाग जाने से ईशांत पूरे घर में गुसौल बाग की तरह घूमता फिर रहा था। वो उसके साथ डील करके भाग गई थी, जिसकी वजह से ईशांत के मन में हजारों विचार गोते खाने लगे थे और वो उन सभी विचारों को दबाने के लिए अपने घर में ही बने मैखाने से कुछ उम्दा शराब की बोतल उठा लाया। लिविंग रूम के बीचों बीच सोफे पर बैठने से पहले वो दरवाजे तक बढ़ा और उसके लॉक को खोलकर रिमोट कंट्रोल से घर की सारी लाइट्स ऑफ कर दी। जिसके बाद वो उसी काले अंधेरे में सोफे पर बैठकर एक के बाद एक 2 बोतल शराब पी गया। तभी उसे घर के दरवाजे के खुलने की आहट सुनाई पड़ी और उसने अपने सिर को उठा लिया।
जिसके बाद उसे बाहर से आती हल्की रोशनी के बीच कनिशा का वही जाना पहचाना सा मुरझाया और परेशान चेहरा दिखाई पड़ने लगा।